Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, so before holidays, we have discussed about the laser principles. What is laser? What are its basic components? And what is the difference between 2-level, 3-level, 4-level laser? And optical cavity resonator, how a laser works practically, what is the efficiency of a laser, what is the metastable state, absorption, induced absorption, stimulated emission, spontaneous emission, population inversion. These all kinds of concepts we have already discussed in detail while in the classroom. So next we move on from by starting the different types of lasers. तो आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास लेजर की पहली टाइप है जिसे हम रूबी लेजर बोलते हैं। तो इस लेजर में क्योंकि आपको मैंने बताया था कि लेजर की जो बेसिक्स हैं बेसिकली वो 3 टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनको जो कैटेगराइज किया जाता है वो इसी वजह से किया जाता है कि हमारे पास जो है उसके अंदर एक्टिव या लेजिंग मीडियम कौन सा है। अगर तो ये जो आपकी कैविटी रेजोनेटर है इसके अंदर जो एक्टिव मीडियम है वो सॉलिड फॉर्म में है, वो ग्रेन्स की फॉर्म में है, वो तो उसको हम लोग सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर या सॉलिड लेजर बोलते हैं। और अगर आपके पास इस ट्यूब के अंदर जो गैस की फॉर्म में है, कोई भी गैस है, एक है या मिक्सचर है, तो उसे गैस लेजर्स बोला जाता है। और अगर लिक्विड या जेल की फॉर्म में है तो उसे हम लोग लिक्विड लेजर्स बोलते हैं। तो उसमें से जो पहली टाइप है आपके पास वो है रूबी लेजर। रूबी लेजर क्योंकि फर्स्ट लेजर है अबाउट 1960 पे ये मेमन साइंटिस्ट था अमेरिकन, उसने ये डिस्कवर की थी। और इसके जो है ना वो डिटेल बाद में, सबसे पहले जो भी आपको आगे लेजर नेक्स्ट जो भी मैं पढ़ाऊंगा या आपने पेपर में लिखनी है या जैसे भी होगा, तो उसको आपने लेजर को जिन प्रिंसिपल्स पे लेके चलना है, जैसे आपने पेपर में लिखना है तो उसकी जो हेडिंग्स बनेंगी उनमें जो सबसे पहले होगा आपके पास वो रूबी लेजर। जैसे कि आज स्टार्ट कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में आपने किसी भी लेजर का सबसे पहले उसका नाम या उसका फॉर्मूला बताना है, फिर उसका ये आपने बताना है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस लेजर है। फिर आप उसमें इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ये 3 लेवल है या 4 लेवल है। फिर उसकी कलर और वेवलेंथ बताएंगे कि जो वो लेजर एमिट करती है। फिर उसके बाद आप इसका ये डिस्कवरर कौन है, कैसे डिस्कवर हुई, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर की, किस लेबोरेटरी में डिस्कवर की। फिर उसके बाद बताएंगे कि ये पल्स लेजर है या कॉन्टिन्यूस लेजर है। फिर इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ये इसकी ऑप्टिकल पंपिंग है, इलेक्ट्रिकल है, थर्मल है, कौन सी पंपिंग है जिसकी मदद से हम इसे एक्साइट करवाते हैं और लेजिंग एक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। फिर उसका एक्टिव और लेजिंग मीडियम है कौन से, क्या इसमें एक्टिव और लेजिंग मीडियम दोनों हैं या सिर्फ एक ही है। फिर उसके बाद है कि इस जो आपके पास लेजर है इसके एक्टिव मीडियम की लेंथ कितनी है, डायमीटर कितना है, और लास्टली ये इकोनॉमिकल है या चीप है या ये एक्सपेंसिव है, इसके बारे में ये इंट्रोडक्शन में होगा आपका सारे का सारा। ठीक है, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग बनेगी आपकी वो है कि लेजर की कंस्ट्रक्शन। लेजर की कंस्ट्रक्शन में हम लोग इसकी डायग्राम बनाएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। और अगेन वही बात कि प्रॉपर लेबलिंग लाजमी होनी चाहिए, लेबलिंग के बगैर कोई डायग्राम नहीं। नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग बनेगी वो कंपोनेंट्स होंगे। हर लेजर में 3 कंपोनेंट्स ही आपने लेने हैं और तीनों को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले होगा आपका एक्टिव या लेजिंग मीडियम, या आपने सॉलिड फॉर्म यूज की है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। उस एक्टिव मीडियम को आपने कितनी लेंथ में रखा है, या किसी क्रूसिबल में रखा है या किसी सिलेंडर में रखा है, ठीक है। और इस एक्टिव मीडियम की आपने क्वांटिटी कितनी ली है, ये सारा उसमें आ जाएगा। फिर पंपिंग सोर्स आप हेडिंग दोगे, उसमें पंपिंग सोर्स का बताना है।
कि इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, थर्मल कौन सा है। इलेक्ट्रिकल है तो किस मेथड में है, क्या इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑप्टिकल है तो क्या ये किसी फ्लैश लैंप से किया जा रहा है या एलईडी से किया जा रहा है या लेजर से इसको हीटअप किया जा रहा है, ये जो भी होगा। ऑप्टिकल ये सॉरी पंपिंग सोर्स के बाद नेक्स्ट आप कैविटी रेजोनेटर बताएंगे। कैविटी रेजोनेटर में जो है वो आप लोग ये बताएंगे कि हमारे पास दो मिरर्स होते हैं या एक असेंबली होती है, एक पार्शली और एक वो वाला टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर, ये वो उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होके लेजर बनती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बैंड डायग्राम बना के उसको समझाएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना, नीचे आना, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन होना, पॉपुलेशन इन्वर्जन होना, और फाइनली आप उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएंगे। ठीक हो गया भाई। ये आपके पास नोट्स जो अवेलेबल हैं, ये आर्टिकल आप उसमें से, और बाकी जो कुछ डिटेल होगी और बुक्स में से ही, तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। तो ये था इसका आउटलुक या ओवरलुक, जो कि समरी जिस तरह से हमने इस आर्टिकल को लेके चलना है, या नेक्स्ट आगे जो भी लेकर आएगी उसको लेके चलना है। तो ये हमारे पास सबसे पहले है भाई इसका रूबी लेजर का। तो रूबी लेजर जो है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिसे सफायर भी बोलते हैं, इसमें हमने क्रोमियम आयंस की कुछ डोपिंग करनी है। क्रोमियम आयन की वजह से इसका जो कलर है लेजर का वो आपके पास डार्क रेड आता है, बहुत ही ज्यादा चिल किस्म का रेड होता है, और इसी वजह से जो इसकी वेवलेंथ है वो ऑलमोस्ट 694 695 इधर करीब होती है इसकी रेड कलर में। और ये सफायर लेजर भी बोलते हैं, रूबी लेजर भी है। ये 3 लेवल लेजर है बेसिकली। तो 3 लेवल, और ये सॉलिड स्टेट लेजर है, इसमें क्योंकि ये ग्रेन्स यूज किए जाते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं। ये डिस्कवरर जो इसका है वो मेमन है, 1960 में इसने इसको डिस्कवर किया था। कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये पल्स लेजर है, इसकी पल्सेस निकलती हैं। जो फर्स्ट इसको किया था, डिस्कवर किया था, बाद में तो हमने मजीद टेक्निक्स आगे जाके पढ़ेंगे, तो हम पल्स को कंटिन्यूस या कॉन्टिन्यूस को पल्स बना सकते हैं, वो फ्यूज स्विचिंग वगैरह होती है, वो आगे पढ़ेंगे जाके इसको। नेक्स्ट है इसकी पंपिंग। पंपिंग इसकी है बच्चों ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग में हम लोग कोई बल्ब, कोई लैंप, कोई लेजर यूज करते हैं इसको हीट अप करने के लिए। तो इसमें जो लैंप यूज किया जाएगा, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लैश लैंप यूज किया गया है। ये ज़ीनॉन का होता है, ज़ीनॉन फ्लैश लैंप। तो उसके बाद जो है एक्टिव और लेजिंग मीडियम जो है वो रूबी सफायर है, रॉड की फॉर्म में होती है। इसके अंदर ये जो आपको वाइट नजर आ रहा है, ये नेक्स्ट फिगर में मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये वाला। अब इसमें ये रॉड नजर आपको आ रहा है, ये रूबी लेजर, ये 5 to 10 मिलीमीटर इसका ये डायमीटर है, और इसकी ये जो लेंथ होती है ये ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर के करीब इसकी लेंथ होती है, ये रॉड हमने रखी। इकोनॉमिकल है, सिर्फ इसके लिए आपको ये ज़ीनॉन फ्लैश लैंप चाहिए जो कि स्पाइरल फॉर्म में होता है, और इसको आपने यहाँ से ये डीसी वोल्टेज प्रोवाइड कर देनी है। डीसी वोल्टेज देने से क्या होगा, ये इसकी जो फ्लैश लैंप ऑन हो जाएगा, और फ्लैश लैंप की वजह से जो फोटॉन्स होंगे वो यहाँ से निकलेंगे और इस रूबी रॉड को इसमें से एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन करवाएंगे। तो ये ज़ीनॉन का फ्लैश लैंप, इसके ऊपर स्पाइरल फॉर्म में आपने लगाना है। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद जो इसकी कंस्ट्रक्शन में आपने इसकी ये डायग्राम दोनों ही बना लेनी है, ये पिछली वाली डायग्राम भी, ये वाली जनरल के फ्लैश लैंप। अब इसमें क्लियर नहीं है ना कि इसको स्पाइरल फॉर्म में ये सिर्फ शो किया गया कि ऊपर से, या हम लोग ऐसे नीचे से भी बना सकते हैं कि फ्लैश लैंप से इसको इरेडिएट किया गया है। तो वो आपके पास मिरर्स हैं, एक फुली रिफ्लेक्टिंग है, एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है। जो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है वहां से लेजर आउटपुट मिलेगी, और ये लेजर मीडियम है यहाँ से। तो नेक्स्ट है भाई, इसके बाद हमारे पास ये इसकी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है कि पावर सप्लाई देनी है आपने, पावर सप्लाई के अलावा बाकी ये स्पाइरल फॉर्म में और ये सारा कुछ। और अगर आप इसकी ये डायग्राम देखें कि ओरिजिनल में ये नजर कैसी आती है, तो ये होता है, ये इसका बाहर वाली कोर है, सॉरी बाहर वाला कवर है इसका,
और ये इसके अंदर इस कवर के अंदर ये स्टैंड होता है जिसमें ये आपने मीडियम, आपका ये जो पर्पल कलर का है ये मीडियम है, इस रॉड है बेसिकली, इसके अंदर हम इसे इंसर्ट कर देते हैं और इसके ऊपर ये स्पाइरल इसके ऊपर ये चढ़ा दिया जाता है। तो ये जो ज़ीनॉन फ्लैश लैंप है ये इसके ऊपर ऐसे स्पाइरल फॉर्म में इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर दिया जाएगा और इसके ये दो टर्मिनल्स, एक इधर और एक इधर, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये लेजर काम करती है, वर्क करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इसका लेजर का ये जो प्रिंसिपल आपने इसका समझाना है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के बाद, सॉरी, नेक्स्ट हेडिंग है कंपोनेंट। तो लेजर कंपोनेंट में जो सबसे पहले आपके पास नोट्स मौजूद हैं, वहां पे डिटेल में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि कंपोनेंट में 3 है: एक्टिव मीडियम, पंप सोर्स और कैविटी रेजोनेटर। जो तीनों को ही आपने एक्सप्लेन करना है डिटेल के साथ, तो आप बेहतर है कि इनको अलग-अलग से लिखें, ठीक है। तो एक्टिव मीडियम में ये सारी डिटेल आ जाएगी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सफायर की रॉड यूज की जाएगी, तो उसी में ही आपने लेजिंग एक्शन प्रोड्यूस करवाना है। फिर उसके बाद इसकी असेंबली हो जाएगी कि इसमें जो इसका वो ऑप्टिकल रेजोनेटर है कि 2 मिरर्स यूज करने हैं। मिरर्स का रोल आपको पहले ही अच्छी खासा डिटेल में मैं समझा चुका हूँ कि एक पार्शली और एक फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। उनका पर्पज ये होता है कि मल्टीपल ऑफ रिफ्लेक्शंस हों और जो फोटॉन्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया जा सके, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से मल्टीप्लाई होकर वो बार बार वो एक बर्स्ट ऑफ फोटॉन्स बन जाए। उसके बाद फिर जो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर है वहां से शटर पीछे करके तो वो लेजर निकाल लेगा। क्योंकि ये पल्स लेजर है इसलिए इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद जो हमारा एक टाइम, मखसूस टाइम होता है कि ये मिली सेकेंड है या माइक्रो सेकेंड है या नैनो सेकेंड लेजर है, तो इसको उसी हिसाब से हम लोग इसकी पल्सेस ले सकते हैं। तो ये पहले जो होती थी वो मैनुअल होती थी, हम हाथ से इसको कंट्रोल करते थे, बटन दबाते हुए थे। एक टाइम होता था जैसे कि आपके पास 1 सेकेंड है या फिर उसका आधा हिस्सा है, तो उसमें हम लोग जो है बटन दबा के शटर ऑन करते थे तो लेजर पल्स निकलती थी। तो अब जो है वो डिजिटल भी आ चुकी है। नेक्स्ट जो है वो जो हमारे पास है इसका कि पंपिंग सोर्स आपने बताना है कि ऑप्टिकल पंपिंग है। ऑप्टिकल पंपिंग का प्रिंसिपल बताएं कि उसमें ये होता है कि फोटॉन्स जो हैं वो लेजिंग मीडियम में एक्साइटेशन, री एक्साइटेशन क्रिएट करवाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को स्पॉन्टेनियसली एब्जॉर्ब होते हैं, डिके होते हैं और स्टिमुलेटेड एमिशन होती है। तो ये सारा फोटॉन्स ने करना है। और फोटॉन्स की बैक साइड पे बेसिकली पीछे क्या होता है, पीछे आपकी पावर सप्लाई होगी जो कि एसी नहीं बल्कि डीसी पावर सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि करंट हमें कॉन्टिन्यूसली चाहिए और एक ही डायरेक्शन वाला चाहिए। तो डीसी पावर सप्लाई से हम लोग ऑप्टिकल पंपिंग अचीव करते हैं। और ये जो स्पाइरल फॉर्म में लिया गया है, स्पाइरल फॉर्म में लाने का मकसद भी यही है कि जो आपकी टोटल ये वाली रॉड है इसको चारों तरफ से इसको कवर मिल सके और ये अच्छी तरह ज्यादा से ज्यादा फोटोन अब्सॉर्ब करे और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निचले लेवल से ऊपर वाले लेवल में जंप कर सके। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास इसका जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल में जो आप लोगों ने इसकी वही 3 लेवल डायग्राम बनानी है, आपके नोट्स में जो आपको दिए गए हैं उसमें मौजूद है। तो 3 लेवल डायग्राम बना के उसको प्रॉपर लेबलिंग करनी है आपने उसकी कि ये कौन सा ग्राउंड स्टेट है, कौन सी मेटास्टेबल है और कौन सी एक्साइटेड है। फिर उसके बाद टाइम पीरियड लिखना है कि जो सबसे टॉप वाली स्टेट है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितनी देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, मेटास्टेबल में कितनी देर के लिए करते हैं, ठीक है। रेडिएटिव डिके कौन सा होता है, नॉन रेडिएटिव, ये सारा इसमें आ जाएगा। नॉन रेडिएटिव वो वाला होता है जिसमें जो सबसे एक्साइटेड स्टेट है वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करे और मेटा स्टेबल में आए, तो ये नॉन रेडिएटिव कहलाता है। इसमें फोनॉन्स निकलते हैं जो कि हीट पैकेट्स होते हैं लेटिस वाइब्रेशंस की वजह से। उसके बाद जब मेटा स्टेबल से लोअर स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तब लेजर बीम निकलती है। वो फोटॉन्स एक मखसूस एनर्जी के 694 नैनोमीटर की एनर्जी के वेवलेंथ के होते हैं। तो इस तरह से बच्चों 3 लेवल एनर्जी डायग्राम जो है, 3 लेवल बैंड डायग्राम ये आपने बनानी है और 3 लेवल बैंड डायग्राम की प्रॉपर लेबलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन्स
का फोटॉन्स का आना, इलेक्ट्रॉन्स का लेवल चेंज करना, इलेक्ट्रॉन्स का फिर लेवल नीचे आना उसका, और कितनी देर के लिए आना, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट होना, ये सारा आपकी इस नोट्स में मौजूद है। तो ये पहले भी मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। जस्ट ओवरव्यू एक दफा बताता हूँ। प्रिंसिपल ये होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके, यानी कि फोटॉन्स से एनर्जी लेके वो जाएगा ऊपर अपर लेवल में। अगर मैं यहां से आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा बना के दिखाता हूं इसको, अगर आपके पास इस तरह से ये एनर्जी लेवल है 1, 2 और ये 3, ठीक है, ये आपका जो होता है ये ग्राउंड स्टेट है, और ये वाली आपकी जो होती है ये मेटास्टेबल स्टेट होती है, और ये वाली जो आपकी है ये टॉप एक्साइटेड स्टेट होती है। तो ये आपने यहां से जो फोटॉन्स आ रहे हैं, इन फोटॉन्स को, ये जो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको अब्सॉर्ब करेगा और ये यहां से जंप कर जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, और ये पंपिंग के नतीजे में यहां से इस लेवल पे यहां पर ये पहुंच जाएगा। यहां पर कितनी देर के लिए एग्जिस्ट कर सकता है तो 10⁻⁻8 सेकेंड्स के लिए, बहुत ही थोड़ा टाइम है, तकरीबन नैनो सेकेंड है। यहां से ये डिके करता है, और डिके करने के बाद ये अपने मेटास्टेबल स्टेट में आता है। इस स्टेट में एग्जिस्ट करने का टाइम ज्यादा है, 10⁻³ यानी कि मिली सेकेंड है, उससे डबल से भी ज्यादा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इतनी देर में जो पीछे से कोई और इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर कोई 2-4 इलेक्ट्रॉन और वो भी यहाँ पर जा सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के ये जो ऊपर जा चुके हैं यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अब मेटास्टेबल स्टेट में, क्योंकि ज्यादा इकट्ठे हो यहाँ पर हो सकते हैं, जो एक्साइटेड स्टेट यहाँ पर नहीं हो सकते। रीजन इसकी यही है कि हमारा पंपिंग सोर्स जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, कोई भी इतना एफिशिएंट नहीं होता कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो ग्राउंड स्टेट में मौजूद हो, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये इकट्ठा ही ऊपर लेके जा सके। तो फिर यहाँ पर ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई फोटोन नहीं है साइडों से, तो ये फोटॉन्स अल्टीमेटली सबसे पहले नीचे आएंगे। जब नीचे आएगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो यहां से हमारे पास ये लेजर निकलेगी। तो यहां से, क्योंकि ये इसे हम लेजर बीम कह नहीं सकते, सिर्फ हम इसे फोटोन कहते हैं फिलहाल, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, एक ही फोटोन लिया था और एक ही एमिट किया है। तो ये और ये वाला जो फोटोन है ये यूनिडायरेक्शनल भी नहीं है, फेज में भी नहीं है, ये किसी और डायरेक्शन में है, ये किसी और में है। तो ये वाला जो फोटोन है ये ऐसे सबसे पहले ये वाला निकलना है, इसी तरह से कोई और जाएगा तो वो दूसरा निकलेगा, दूसरा जाएगा तीसरा, तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से मुख्तलिफ डायरेक्शंस में निकलते जाएंगे। कोई इधर को निकल गया, कोई फोटोन इधर को निकल गया। अब जो है ये आगे जाके ट्रेवल करके यहाँ पे जो हमारे पास मिरर लगे हुए हैं दोनों साइड पे, एक जो है वो पार्शली रिफ्लेक्टिंग है और एक फुली रिफ्लेक्टिंग है, इनसे टकरा के जब ये वापस आएंगे फोटॉन्स, अब ये वाले जो हैं ये अब स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे। तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे कि ये वाला जो फोटॉन्स जब वापस, ये इलेक्ट्रॉन्स जब वापस आ रहे होंगे, सॉरी ये फोटॉन्स जब वापस आ रहे होंगे, इतनी देर में इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब आगे ये इनके साथ कोलिजन ऑफ सेकंड काइंड जो मैंने आपको बताया था रेजोनेंस वाला, ये वाला काम होगा यहाँ पे कि इन इलेक्ट्रॉन्स को ये कहेगा कि तुम नीचे जाओ और अपना फोटोन मेरे साथ रवाना कर दो। तो ये जो यहाँ पर होगा ये फोटोन, और अब इसमें से जो फोटोन्स निकलेंगे, यहाँ पर जो 2 फोटोन्स निकलेंगे वो एग्जैक्टली सेम फेज के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ और सेम डायरेक्शन के साथ यहाँ से निकलेंगे। तो ये वाले जो फोटॉन्स 1 से 2 हो गए हैं, ये इस मिरर से टकराएंगे, ये वापस आएंगे, इतनी देर में और जो जहां पे 2 होंगे वो उनको 4 बनाएंगे। इस तरह से करते हुए ये प्रोसेस कंप्लीट होगा।
फिर जब एक रिक्वायर्ड अमाउंट में ये यहाँ पर एक सफिशिएंट गेन हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो हम शटर यहाँ से ओपन कर देंगे जो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग था, और यहाँ से हमारे पास आउटपुट लेजर बीम मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस में हमारे पास जो था, ये जो एक्साइटर से मेटा में आता है, यहाँ पर भी हमारे पास एनर्जी तो रेडिएट होती है, लेकिन ये वाले फोनॉन्स होंगे, ये वाले फोनॉन्स, लेकिन मेटा स्टेबल से जो ग्राउंड स्टेट है वहां पे फोटॉन्स एमिट। तो ये बच्चों जो 3 लेवल का प्रोसेस है, इसे प्रॉपर लेबलिंग करके इसी तरह से हर फोटोन और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को शो करना है आपने, और इस जो डायग्राम है इसको रेडिएटिव नॉन रेडिएटिव के अंदाज से लेकर आपने सारा इसको एक्सप्लेन करना। तो ये हो जाएगा आपके पास इसकी रूबी लेजर का जो है वो वर्किंग डायग्राम, वर्किंग प्रिंसिपल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपके पास है यहाँ पर कि इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसमें जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में ये है कि जो हमारे पास है इसको जी, इसमें जो इसके लेजर के एडवांटेजेस हैं वो ये है कि एक तो ये चीप है, और चीप होने की वजह से ये है कि इसे हम काफी ज्यादा पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो पहला पर्पज ये है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी मॉडरेट है, थोड़ी लो है। तो लेकिन इसकी जो शॉर्ट पल्सेस हैं, क्योंकि ये पल्स फॉर्म में है ना, मैंने पहले बताया था पल्स लेजर है ये, तो इसकी जो पल्सेस हैं वो होलोग्राम्स बनाने के लिए काम आती हैं, होलोग्राफिक पोर्ट्रेट्स बनाती हैं, यानी कि 3D इमेजेस बनाने के लिए काम आती हैं। मूवीज में या फिल्म्स में जो होलोग्राम्स होते हैं, होलोग्राम बेसिकली होता है बच्चों किसी चीज का वर्चुअल इमेज, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन एक अगर मैं होलोग्राम्स के जरिए अपने आप को देखना चाहूँ तो मेरा एक वर्चुअल इमेज सामने बन चुका होगा, लगेगा ऐसे ही जैसे मैं सामने खड़ा हूं, लेकिन अगर आप उसमें से हाथ ऐसे करके गुजारेंगे भी तो खाली कुछ भी नहीं, स्पेस होगी खाली। तो ये होलोग्राम्स एक टेक्निक है जो कि आजकल बहुत इन है। तो होलोग्राम्स के जरिए जो हमें लेजर चाहिए होती है वो यही वाली रेड कलर की लेजर चाहिए होती है। होलोग्राम एक वो समझ लें आपकी फिल्टर होता है, उस फिल्टर के ऊपर जब आप रेड की लाइट डालोगे, रूबी लेजर डालोगे, तो सामने स्क्रीन या दीवार या कुछ भी है वहां पर आपको उसका ओरिजिनल इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज नजर आएगा। ये शायद आप लोगों ने इसमें लेजर के एक्सपेरिमेंट में किया हो, जब आप ये करते हैं हीलियम नियॉन, वो भी होलोग्राम बनाने के काम आती है। अच्छा, अभी नेक्स्ट है इसका जो यूज होता है, तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में यूज होगा। तो यानी कि एयरक्राफ्ट के टायर्स में, कि अगर उनमें हवा कम है, इसी तरह से जो ब्रिजेस हैं उनमें अगर क्रैक्स आ गए हैं, तो वहां पे इनकी पल्सेस के जरिए हम उनको डायग्नोस उनको कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम एनर्जी की है, हीटिंग प्रोड्यूस इतनी नहीं कर सकती, रेड लाइट ही है आम, तो इस वजह से ये एक्सक्यूज मी सर, और यार बाद में अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा तो नोट कर लें अपने पास जो क्वेश्चंस हैं, बाद में पूछ लीजिए। सर वीडियो का इशू आ रहा है, स्क्रीन पे आ ही नहीं रही, सॉरी कट इन के वो वीडियो स्क्रीन पे शो ही नहीं हो रही, बंद हो गई है। वीडियो नहीं है बच्चे, अब सिर्फ आपने ये चीजें नोट करनी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। ओके सर, थैंक यू। एनर्जी कम होने की वजह से, क्योंकि रेड लाइट आम जैसे रेड बल्ब होता है, उसमें यह है कि लाइट हर तरफ फैल रही होती है, लेकिन ये लेजर है, तो ये जो इसका दूसरा पर्पज है वो हेयर रिमूवल पर्पज है और टैटू मेकिंग पर्पज है इसका। तो जो लेजर लाइट यूज होगी टैटू मेकिंग में या हेयर रिमूवल में, वो हमारे पास जो लेजर यूज होगी, जो हम कहते हैं कि लेजर टेक्नोलॉजी है, तो वो बेसिकली ये रूबी लेजर होगी। अब इसके डिसएडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो ये है कि क्योंकि ये क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, ग्रेन्स की फॉर्म में होती है, इसका जो लेजिंग जो एक्टिव मीडियम है, तो क्रिस्टल्स में तो डिफेक्ट्स भी आते हैं, इम्परफेक्शंस भी आती हैं, उनकी periodicity खराब हो जाती है कि एक एटम अपने लैटिस से उठ के दूसरे पे चला जाए। तो इस वजह से बाज दफा इसमें
इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और कलर्स में भी कुछ चेंज आ सकती है। जो बिल्कुल 693 था, 694 था, वो 692 या 93 के करीब आ जाए और थोड़ी बहुत फेस में भी चेंज आ सकती है। दूसरा, ये 3 लेवल लेजर है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन करनी थोड़ी सी मुश्किल भी होती है। और इसके अलावा ये लेजर जो है वो रूबी लेजर जो है इसकी ऑप्टिकल कैविटी क्योंकि शॉर्टर है, आपको बताया था 5 सेंटीमीटर तो रॉड है, तो 5 सेंटीमीटर कितना कि आप समझ लें कि 2 इंच के करीब। तो ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो इसकी डायमेंशन है वो छोटी है। और उसके बाद जो है वो बीम जो इसका है, जो डायमीटर है वो भी थोड़ा होता है बीम डायमीटर। तो माइक्रो सेकंड ड्यूरेशन इसकी पल्सेस है, माइक्रो सेकंड के बाद इसमें दोबारा से जनरेट होना होता है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा है। टाइम कम होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जैसे कि आगे जाके पढ़ेंगे एक्साइमर लेजर आएगी फेम्टो सेकंड, नैनो सेकंड, वो इससे बेहतर है। तो ये था बच्चों इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह इसके रूबी लेजर के। तो इस तरह से इसको जो है ना वो हम डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो लेजर होगी आगे, वो मैं आपको फिर बताऊंगा। वो शायद हीलियम नियॉन आए या गैस लेजर या लिक्विड या फिर कोई भी और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वो मैं आपको फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो अब तक जो है हमारा ये लेक्चर था। अब जो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप काइंडली अब आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।